भारतीय संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका समरी पार्ट है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का जो समरी है हम उसको देख चुके हैं, प्रियम्बल को देख चुके हैं। आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस प्रियम्बल है उसमें कुछ की वर्ड हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इन शब्दों का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है जानते हैं? जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने ऑलरेडी लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक इन सब वर्ड पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सीधे वर्ड पर ही पूछ लेते हैं। जैसे लिबर्टी का एक्चुअल मतलब क्या है, उन्होंने पूछा स्टेट का एक्चुअल मतलब क्या है, जो आर्टिकल 13 को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिस्ट की बात की जाए तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। उस समय हमारे संविधान में सोशलिस्ट वर्ड ऐड नहीं था, मतलब एकदम रिटन फॉर्म में नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री है। जैसे अगर हम बात करें तो 39 क्या कहता है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो बच्चों के जो हेल्दी डेवलपमेंट की बात करता है आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39A क्या कहता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो जो गरीबों को वल्नरेबल सेक्शन को जो है उन्होंने फ्री लीगल एड की बात करते हैं। यूपीएससी ने इस पर 2021 में भी यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा था, फ्री लीगल एड किसको किसको मिलना चाहिए, उन्होंने कई सारे ऑप्शन दिए थे। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट तो यूपीएससी के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में सोशलिस्ट वर्ड आया कहाँ से? जब संविधान निर्माताओं ने तो रखा ही नहीं था। हाँ, उसकी भावना को उन्होंने रखा था, उसके जो थीम को उन्होंने 39A में रखा था। तो हम जानते हैं कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया। उसमें इतना ज़्यादा संशोधन कर दिया गया संविधान को कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाने लगा। और संविधान को उन्होंने ताबड़तोड़ बिना किसी हिसाब का किताब के संविधान में संशोधन इतना ज़्यादा कर दिया। उस समय क्या कहा गया, वाज इट इंडियाज और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है या इंदिरा गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कमेंट होने लगे थे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान में एक्चुअल में जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से संविधान में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया, जबकि स्पिरिट, इसकी भावना ऑलरेडी 39 और 39A आर्टिकल में थी। आगे हम देखें तो एक्चुअल में हम देख रहे हैं क्या कि जो अब तक इम्प्लिसिट था अब वो एक्सप्लिसिट हो गया। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट की भावना थी वो इम्प्लिसिट थी, वो दिख नहीं रही थी, लेकिन अब एक्सप्लिसिट हो गया, वो सामने प्रदर्शित होने लगी है, दिख रही है। अगर हम देखें ये चीज़ लाई क्यों गई, एक्चुअली जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने 1955 में एक अधिवेशन हुआ था, अवधि सेशन हुआ था। उसमें उसने कहा था कि हम जो है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे, और उसी को वादा को पूरा करने के लिए उसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में उसने उसको ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे देश में सोशलिस्ट कंट्री बना दिए गए हैं तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं विश्व में बहुत सारे देश हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। जैसे इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर दुनिया को 3 भागों में सामान्यतः डिवाइड किया गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश में तो एक्चुअल हम जानते हैं पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमी की है, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को हैं। हमारे देश में सोशलिस्ट का क्या मतलब है? हम जानते हैं हमारे संविधान ने तो नहीं दिया, पर बाद में जो इसे ऐड किया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें अपना एक कमेंट दिया था। हमारे देश का जो सोशलिस्ट नेचर है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारा देश जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, न कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को या स्टेट सोशलिज्म को हम फॉलो नहीं करते हैं। हम बात करें कम्युनिस्टिक या स्टेट सोशलिज्म क्या होता है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया जाता है, उसमें हर चीज़ नेशनलाइज होती है, और सारी जो भी साधन है, सभी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ों का देश में उत्पादन करना है, जो चीज़ें बनाना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सब गवर्नमेंट खुद करती है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया जाता है यहाँ। यानी कि
वहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास नहीं होती, यानी सिटीजन के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास सब कुछ होता है। इसकी बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट की, तो ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, रसिया, पोलैंड, ये कुछ कंट्री हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो चाइना इस समय सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी में बदल गया है। रसिया भी उसी राह पर है, वो भी सोशलिस्ट से मिक्स की तरफ जा रहा है। लेकिन क्यूबा और नॉर्थ कोरिया अभी भी वो सोशलिस्ट के स्टेटस को लगभग मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सिटीजन के पास कोई अधिकार नहीं है। जबकि हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, या इसका मतलब क्या है, होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। यानी अगर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होंगी, प्रॉपर्टी जो है दोनों लोगों के पास होगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ओन करेगी और पब्लिक भी ओन कर सकती है, जैसा कि हर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है। इसके रेफरेंस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेंट किया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एक्चुअल उद्देश्य क्या है, एम क्या है, कि जो भी देश में गरीबी है, अगर हम सिर्फ जो है स्टेट इकोनॉमी बन जाएंगे तो इसका समस्या ये हो जाएगी कि जो लोग काम करना ही नहीं चाहेंगे तो हमें जबरन करना पड़ेगा, फोर्स लेबर को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर व्यक्ति से काम करवाएगी। लेकिन एक्चुअल में एक पर्सन के इंटेलिजेंस का मतलब नहीं रह जाएगा, हर व्यक्ति को अपने अनुसार नहीं बल्कि देश के सरकार के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो उससे इनइक्वलिटी बनी रहेगी। हमें भले दिखती है कि हम इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन मकसद ये है कि हम पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, जो लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों के बीच संपत्ति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें हटाना। किसी भी तरह की जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 और 15 के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी में भी हमको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। यानी इसका मतलब है कि लोगों को आरक्षण इसीलिए दिया गया है कि लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, सबके लिए ओपन कंपटीशन है, पर उसमें भी अपॉर्चुनिटी हमें प्रॉपर रूप से मिले, इसलिए आरक्षण लाया गया है। इसलिए इनइक्वलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें इनइक्वलिटी को हटाना है। आगे देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, प्रिंसिपल एम इज टू एलिमिनेट इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड टू प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द वर्किंग पीपल। तो कहते हैं जो वर्किंग पीपल है उनके स्टैंडर्ड जो है लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो डिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और सिर्फ काम कर, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेटस उसका, हर समाज के हर व्यक्ति का स्टेटस बराबर है, अब उसके इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है तो इसका ये नहीं मतलब है कि वो दूसरों से बड़ा उसको संविधान मानेगा, तो संविधान उसको बड़ा नहीं मानेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो संविधान है उसमें एक कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी भारत में हर व्यक्ति के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और इसका फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन बाद में उसको जो है एबोलिश कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया। यानी प्रेजेंट टाइम में हम देखें, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 301A के माध्यम से भारत में हर व्यक्ति के पास एक लीगल राइट है कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसे हम छीन नहीं सकते, उससे उसको एबोलिश नहीं कर सकते उसके राइट को। हाँ, अगर सरकार को आवश्यक होगा तो सरकार जमीन का अधिग्रहण कर लेगी और उसके बदले उसको कंपनसेशन देना वगैरह प्राइवेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में देना पड़ेगा। ये 42nd में नहीं था, 42nd में तो कंपनसेशन का एक्चुअल जो है वर्णन नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी। बाद में 2013 में कानून बनता है, उसमें साफ साफ कहा गया कि जब सरकार जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का जो है अधिग्रहण करेगी तो उसको अधिग्रहण करने से पहले उसे उसका कंपनसेशन देना अनिवार्य होगा। यानी हम देखते हैं कि भारत में प्रॉपर्टी जो है हर व्यक्ति के पास जो भी प्रॉपर्टी है उस पर उसका पूरा राइट है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे देश में संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक कमेंट है। आइए हम देखते हैं कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। कम्युनिज्म, जैसा कि हमने अभी कहा कि यहाँ पर ये क्या एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें ऐसा माना जाता है
कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द स्टेट कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग वर्ड ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग फॉर द पीपल, इट एम्स टू क्रिएट ए सोसाइटी इन विच एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली। यानी वहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ सरकार प्रोड्यूस करेगी और उसे जनता में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वहाँ पर हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यानी वहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए पर्सनल का इंडिविजुअल ग्रोथ की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर सरकार हर चीज़ डिसाइड कर रही है, कोई व्यक्ति अपने अनुसार कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर देंगे और जो भी चीज़ें देश में बनेंगी वो सबके लिए बराबर होंगे। अगर सोशलिज्म की बात की जाए, ए सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थियोरी बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एवरीवन हैज एन इक्वल राइट टू ए शेयर ऑफ ए कंट्रीज वेल्थ एंड दैट द गवर्नमेंट शुड ओन एंड कंट्रोल द मेन इंडस्ट्री। वहाँ क्या है, कंट्रोल द मेन इंडस्ट्री। यानी हम सोशलिज्म में देख रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि सभी लोग इक्वल तो हैं, ये सही बात है, लेकिन उसने कहा कि जो कंट्री की प्रॉपर्टी है उसमें भी सबकी इक्वल पार्टनरशिप में शेयर होना चाहिए। ये हमको स्पिरिट, ये भावना यहाँ भी दिखती है, लेकिन यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर सब कुछ ओन गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यहाँ सोशलिज्म में सब कुछ ओन गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो प्राइवेट को भी देगी, वहाँ जहाँ पर उससे आवश्यक होगा वहीं पर वो क्या करेगी, अपने पास रखेगी। यानी मेन इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट को आवश्यक महसूस होगा उसे अपने पास रखेगी, अदर्स को वो पब्लिक के साथ प्राइवेट को भी दे देगा। जैसा कि हम जानते हैं भारत में प्रेजेंट टाइम में अधिकांश चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट, रेलवे, ये कुछ अभी ऐसे हैं जो सरकार के पास कंप्लीटली है। हाँ, रेलवे में भी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में IRCTC जो है वो एक रेलवे के अंडर में कंट्री है, कंपनी है, कंट्री नहीं कंपनी है, तो उसको मान सकते हैं कि प्राइवेट एंटिटी है वो जो कुछ ट्रेनें चला रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही है। लेकिन इन फ्यूचर कुछ और हमें चेंजिंग देखने को मिल सकती है। तो आगे हम देखें जो इंडियन सोशलिज्म है उसका झुकाव फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी की बात करें तो सोशलिज्म के हमको दो फिलॉसफी जो है बड़ी दिखती है। इंडिया के रेफरेंस में गांधीयन है और वर्ल्ड के लेवल पर मार्क्सियन जो है एक फिलॉसफी है। तो हमारा जो फिलॉसफी है वो गांधीयन की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है। और अगर देखें गांधीयन हमारे देश की बात, मार्क्स और गांधी के अलावा कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर करते हैं, राइटर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कहना है कि भारत एक्चुअल में सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, उसका डेविएशन जो है सोशलिस्ट की तरफ कम है। जैसा उन्होंने कहा, कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ रीजन दिए किस तरीके से भारत अब जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह नहीं है। तो पहला उन्होंने क्या कहा कि जो 1991 में हमने नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाए, वहाँ पर एक्चुअल में जो है वो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल को जो है डाइल्यूट करता है। इससे पता चलता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की कंडीशन नहीं है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। सेकंड क्या है कि जब 1991 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सोशलिस्ट कंट्री के बजाय वो कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह दिखती हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे ब्रिटेन में प्राइवेटाइजेशन बहुत व्यापक स्तर पर हुआ, उसी तरह भारत में भी हुआ है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन देश हित में न होकर के किसी प्राइवेट पर्सन यानी किसी प्राइवेट कंपनी के हित में उसके इन्वेस्टमेंट को जो है देख करके किया गया है, जो कि काफ़ी गलत है। ये पॉलिटिकल मैटर है, जो कि पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती हैं और उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में तोड़ मरोड़ करती हैं। मैनी इंडस्ट्री एंड सर्विस विच वेयर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर हैव बीन थ्रोन ओपन फॉर प्राइवेट एंटिटीज। हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले गवर्नमेंट के पास नहीं, लेकिन अब वो पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री को भी दी गई हैं। जैसे हम देखें टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीकॉम पहले जो है केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब हम जानते हैं प्राइवेट में। और अब की गवर्नमेंट की जो है BSNL है, MTNL है, ये लगभग अपने सरकार की जो ऐसी पॉलिसी है कि सरकार उसको 4G का लाइसेंस तक नहीं दिया। प्राइवेट को 4G का लाइसेंस मिल गया, सरकारी BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं मिला। अब जब 5G लॉन्च करने की बात हो रही है तो सरकारी को 4G मिलेगा लाइसेंस, जबकि उसको 5G फिर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सही है कि सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट पर्सन के पक्ष में इन्वेस्टमेंट को पब्लिक इंटरप्राइजेज को डाइवेस्ट कर रही है, उसको जो है गलत उपयोग कर रही है
और वो पब्लिक को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे, पब्लिक इंटरप्राइज को बढ़ावा नहीं दे रही है, प्राइवेट को दे रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है BSNL, जिसको जब 4G लॉन्च हुआ भारत में तो लाइसेंस नहीं मिला, और जब 5G लॉन्च हो रहा तो उसको 4G का लाइसेंस मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है उसको डिमोरलाइज करना है, उस कंपनी को और भी रसातल में ले जाना, उसको बर्बाद करना है। तो हम इस तरह देखते हैं कि स्पेस सेक्टर, दुनिया के हर देशों में स्पेस सेक्टर को अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया, लेकिन भारत में भी प्राइवेट को कुछ काम दिए जाने शुरू कर दिए गए। हो सकता है फ्यूचर में उसको भी प्राइवेट में उसका इंटरफेरेंस बढ़ जाए। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा चलता है, इसलिए अमेरिका में स्पेस सेक्टर में कुछ काम, जैसे एलन मस्क की कंपनी है तो प्राइवेट सेक्टर हो करके काम कर रही है, लेकिन ये भारत के लिए ठीक नहीं है। आगे हम देखें, ग्रोथ विच हैपेंड आफ्टर द रिफॉर्म ऑफ 1990 एक्सरबेटेड इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी। जो देश में सरकार जो है अपनी पॉलिसी लाती है, उसके बाद अपनी उन्होंने डिटेलिंग दिया है कि इसके बाद 1991 के बाद बहुत ज़्यादा देश में ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ही राज्यों में फायदा हुआ, इंटर स्टेट बहुत कम राज्यों को फायदा हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, इन लोगों को फायदा हुआ है। गुजरात को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो इन जो इंडस्ट्रियल स्टेट थे 1991 में, उनको फायदा हुआ, अदर को फायदा नहीं हुआ। इसके साथ इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी भी है। जैसे हम बात करें, जो कुछ शहर हैं एक ही राज्य के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जबकि अदर शहर को किसी ने पूछा भी नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमको 90s के बाद दिखती है कुछ प्रोग्रेस, वो क्या है, उसमें डिस्पैरिटी बहुत है, इंटर स्टेट भी। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब, उड़ीसा, इन सबको कुछ भी नहीं मिला है। इन सबको प्राइवेटाइजेशन के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि घाटा ही हुआ है। फर्दर दिस ग्रोथ हैज बीन विदाउट एनी मीनिंगफुल जॉब क्रिएशन। तो आजकल हम देखते हैं एक वर्ड चर्चा में रहता है, जॉबलेस ग्रोथ। तो भारत की यही स्थिति है, जब भारत में दे दनादन जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसका जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनियां जो बिक रही हैं उससे कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। वो सब एन केन प्रकार उससे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, और किसी भी तरीके की जॉब नहीं क्रिएट हो रही है। सरकार कह रही है कि कंपनी बिक जाएगी, जो घाटे में चल रही है, तो बहुत प्राइवेट कंपनी उसको सुधारेंगे और नया नया जॉब क्रिएट होगा, पर एक्चुअल हो नहीं रहा। देश का ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रही है, एक्चुअली जीडीपी क्यों बढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनियां बहुत प्रॉफिट में है, उनके प्रॉफिट को देश में जीडीपी के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया जाता है, जिसके वजह से वो हमारे देश में जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उनको भी जीडीपी में इंक्लूड कर लिया जाता है। इस वजह से जीडीपी तो बढ़ रही है, पर एक्चुअल में हमारा ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है। इस तरीके से कह सकते हैं कि द इंडियन स्टेट हैज फेल्ड टू एंड मास पॉवर्टी। तो भारत में ये सही बात है कि मास पॉवर्टी, जो बहुत व्यापक स्तर पर गरीबी है, उसे दूर करने में सोशलिस्ट भावना के तहत किया जाना कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हमें भी जानते हैं कि 2006 से 2016 के बीच में जो सर्वे आया है, ऐसा कहा गया है कि गरीबी को करीब करीब बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है, लगभग 20% गरीबी घट गई है, ऐसा सरकार की रिपोर्ट कहती है। तो ये था हमारा प्रेमल का कीवर्ड सोशलिस्ट। अगला जो हमारा वर्ड है वो सेकुलर होगा। ये वर्ड तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड भी है कि एक्चुअल में देश सेकुलर है कि नहीं, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल किसी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, और सामान्य रूप से भी एक सामान्य जनरल पर्सन को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर देश सेकुलर है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, और विदेशी जो अलग अलग देश हैं उनके देश में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।